महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। तो फिर अब क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, मौत दिखाकर पुकार पे राजी करना पड़ेगा। बीजान, बरसों बाद आज फिर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है, बरसों पुराने हिसाब चुकाने। ये तो हवेली का एड्रेस है। अब बड़ी मालिकन के खिलाफ दरखास्त दे रहे हैं। होश में तो है, अब पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारे दादा की जमीनें ज़ेबुन्निसा के बाप ने छीनी थी, जिसकी पोती के इश्क में तुम्हें कुछ याद नहीं है। वाओ, एक्सीलेंट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दादू, कैसे हैं आप? वैसे किसके कत्ल की तैयारी की जा रही है? जो भी मुझसे मेरा हक छीनने की कोशिश करेगा, गोली उसका मुकद्दर बन जाएगी। क्यों दादू, ठीक कह रही हूँ ना? तो इसका मतलब ये है कि तुमसे तो बहुत बच के रहना पड़ेगा। तो वैसे क्यों कह रही हूँ? तुमने मुझसे क्या छीना? तुम मुझसे छीन भी क्या सकती हो? तुमसे कुछ छीनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुमने तो आबिद बेग जैसे बंदे की तबीयत साफ कर दी। तुम्हें भी पता चल गया। पता नहीं ये बात फैला कौन रहा है। ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती है महारानी जी। वैसे तुम्हें थोड़ा ख्याल करना चाहिए, तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हारी शादी होने वाली है। कुछ चीजें वक्त पर अच्छी लगती, और वैसे भी किसी को क्या पता कि मुकद्दर में क्या लिखा है। खैर तुम बताओ, इतने दिनों से कहाँ थी? जॉब की तलाश कर रही थी, तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें जॉब की जरूरत ही क्या है? यार एमए क्या हांडी चूल्हा करने के लिए किया है? अच्छा बताओ, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? एक जॉब है, पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसे जॉब? तुम्हारी कॉटन फैक्ट्री में एक वैकेंसी निकली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी फैक्ट्री में जॉब करोगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं, क्योंकि जो वैकेंसी है वो आबिद की सेक्रेटरी की है। इसमें पूछने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए तो जरूर करो। थैंक यू सो मच। मुझे पता था तुम मना नहीं करोगी, लेकिन फिर भी सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं। अच्छा किया। और वैसे भी अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होगी तो पता नहीं कैसी होगी। अब तुम निशाना लगाने की प्रैक्टिस करो, मैं बीजान से मिलकर आती हूँ। हाँ जरूर। दादू, कर रही हूँ प्रैक्टिस।
आपने होटल का जिक्र किया था, वो याद आ गया। जी हाँ, इत्तेफाक से मेरे होटल में कनाडा का एड्रेस लिखा हुआ था। अब तक तो वो लोग मेरी तलाश में कनाडा पहुंच गए होंगे। लेकिन इस बार सिचुएशन काफी सीरियस है, वो फिर से मेरे दफ्तर आ सकते हैं, और इस बार बात सिर्फ गिरबान तक नहीं रहेगी। आप ठीक कह रहे हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम माजी में भुगत चुके हैं। ज़ेबुन्निसा को 7 दिन का नोटिस दिया था, अभी तक उसका जवाब नहीं आया। जवाब आ तो गया कि वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मैंने वाकये की इत्तला बार कौंसिल को कर दी थी, कल अदालत में भी दरखास्त जमा करवा दूंगा। कानून अपनी जगह, लेकिन मैंने सोचा है कि इससे पहले उनके आदमी मुझे ढूंढते हुए आ पहुंचे, मुझे खुद जाकर बीजान से बात करनी चाहिए। कैसी बातें कर रही भाभी आप? आप जानती हैं कि ज़ेबुन्निसा बेगम किस किस्म की औरत है। जो औरत अपने अकलौते बेटे के सामने ना झुकी हो, वो भला आपकी क्या सुनेगी? लेकिन अगर महानूर मेरे साथ आना चाहे तो वो कैसे रोक सकती हैं? अगर वो आना चाहती है तो? क्या मतलब? भाभी हम ये नहीं जानते कि महानूर क्या सोच रही है। वो वापस आपके पास आना भी चाहती है या नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हवेली के दरवाजे आपके लिए खुले हों और आपका जब दिल चाहे आप महानूर से जाके मिल लें। मेरा तो मशवरा यही है कि आप कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चले जाएं। हम अदालत में केस फाइल कर देते हैं, यूं ही हालात नॉर्मल होंगे आप वापस आ जाइएगा। नहीं वकील साहब, अब मैं यहाँ से अपनी बेटी को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। टेबल पर रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। अम्मा जानी आप मेरे कमरे में? क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती हैं। आज से पहले कभी आप मेरे कमरे में आई नहीं है, इसीलिए पूछा। कोई काम था तो मुझे बुला लेती, मैं खुद आ जाती। कोई काम नहीं था, बस तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था। तुम्हारे चेहरे में मुझको अपना बेटा नजर आता है मानूर। मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी इजहार ही नहीं किया उससे मैंने। इसी तरह मैं तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आएगा, पर मैं सच कह रही हूँ। आप मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? ये बड़ी बदनसीबी है मेरी बेटा कि मैं खानदान की बड़ी हूं। सब चीज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बदमिजाज हूं, गुस्सा करती हूँ, जुल्म करती हूँ। लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, खौफजदा रहते हैं, और तुम भी मुझसे खौफजदा रहती हो। जी, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूं मानूर, जितना तुम समझती हो। ऐसा नहीं सोचती। मैंने सुना कि आबिद खान ने तुमसे बदतमीजी की। आप उनकी फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसलिए मैं उनके साथ अकेले नहीं जाना चाह रही थी। नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। समझाया है उसको, लेकिन अगर फिर कभी तुमसे वो बदतमीजी करे तो एक और थप्पड़ मारना। मानूर बेटा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे जीने का सहारा हो, मेरे जागीर की वारिस हो तुम। आज आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मा जानी, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगी। नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ मानूर, बहुत अच्छा।
नया नया जोश है, लेकिन हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है। फिलहाल इसे रख लें। सर 1 हफ्ते से रोका है, अगर आपके बेटे आबिद साहब आए। मैंने बुलाया आबिद को, समझा दूंगा मैं उसे। बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, क्या मसला हो गया? कोई मसला नहीं है आबिद खान, बस तुमसे कुछ डिस्कस करना है। सुना है तुमने कोई लिस्ट बनाई है जिसमें तुम कुछ लोगों को फैक्ट्री से फारिग कर दो। ठीक, बनाइए। बाबा 30 से 40 एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा हैं और जो मशीनें चल नहीं रही उनके स्टाफ फ्री में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मशीनें ठीक कराओ ना वलीद खान। बंदे फारिग करोगे तो सीजन में लेबर का मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने एक्सपर्ट से कंसर्न किया था, उन्होंने ही कहा कि इन मशीनों को बेच दिया जाए, ये किसी काम की नहीं है। ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब कुछ बीजान की हदायत में हो रहा है। बाबा फैक्ट्री तो चलानी है ना, फैक्ट्री कैसे चलेगी? बीजान को फैक्ट्री के मामलात से जरा दूर ही रखो, वरना आहिस्ता आहिस्ता तुम और मैं फैक्ट्री से बाहर होंगे और बीजान के बंदे फैक्ट्री के अंदर। मैंने देखी है तुम्हारी लिस्ट, उसमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो मेरे पर्सनल वफादार हैं। मत भूलो, सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी वफादार हैं। अब समझा मैं। अब क्या करना? बंदे फारिग नहीं होंगे। बीजान से बोलो कि नई मशीनें मंगवानी है, उनकी कोटेशन मंगवाओ, बीजान के सामने पेश करो और याद रखो उस कोटेशन में अपना हिस्सा जरूर रखो, कम से कम 20%। ठीक है, सही कह रहे हैं आबिद खान। ये फैक्ट्री बीजान की दौलत के दरिया में एक गिलास की मानत है। मूंगफली का दाना है ये फैक्ट्री। बीजान की असल दौलत तो उनकी जागीर है, जमीन है। इसलिए आबिद खान, मानूर से झगड़ा मत किया करो, उसे खुश रखने की कोशिश करो। बाबा झगड़ा मैं नहीं, झगड़ा वो खुद करती है, हर बात पे अकड़ दिखाती है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करो आबिद खान, बर्दाश्त करो। एक पुरानी कहावत है, दूध देने वाले जानवर की लातें खानी पड़ती हैं। मैं जाने के लिए मुड़ी तो आबिद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उसे जोर का थप्पड़ मारा। वैसे ये जगह है इतनी हसीन कि ना चाहते हुए भी किसी के भी दिमाग में बुरे ख्याल आ सकते हैं। एक थप्पड़ पड़ने से सारे ख्वाब टूट भी जाते हैं। और वैसे भी अम्मा जाने की क्लास के बाद आबिद दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। और अब तो वैसे भी वो फैक्ट्री जाने लगा है। मतलब आबिद अब ठीक हो रहा है और शायद आप इसीलिए इतनी खुश हैं। नहीं, मेरी खुश होने की वजह अम्मा जानी है। सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा जानी इतना बदल जाएंगी। वाह, लेकिन इनकलाब आया कैसे? कोई खास वजह तो होगी। पता नहीं, अचानक रात को मेरे रूम में आई और मुझसे इतने प्यार से बातें कर रही थी। मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगी कि मेरे चेहरे में उन्हें पापा का चेहरा नजर आता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। सारी रात नहीं सो सकी, मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, आबिद भी ठीक हो रहा है, मामा जानी भी तुमसे प्यार करने लगी। लेकिन आप क्यों उदास हो रहे हैं?
वालेकुम गुल बाबा। छोटी मालकिन किधर है? छोटी मालकिन हमको इधर छोड़ के आगे की तरफ चली गई गुल बाबा। तुमने उसको अकेला क्यों जाने दिया? गुल बाबा उनका हुक्म था, अब वो अकेली जाती हैं, हमें साथ नहीं रखती। तुमको तो मैं बाद में देखूंगा। किधर गई है छोटी मालकिन? गुल बाबा छोटी मालकिन उधर गई बाग की तरफ। ऐसा मत सोचो अभी, इंसान की पहचान दौलत और जागीर से नहीं बल्कि किरदार और इखलाक से होती है। आप में और आबिद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आबिद अपनी फितरत नहीं बदल सकता, आप बहुत मुख्तलिफ हैं। आपके आने से मुझे जीने की एक नई उम्मीद मिली है। मैं आपके बगैर खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। आपसे मिलना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मालकिन, कुल बाबा आप मालकिन, ये आपने क्या किया? ये क्या कर रहे हैं इधर? कुल बाबा ये मेरे मेहमान हैं। मैं इनसे मिलने आया था। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। कुल बाबा ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, आप गलत ना समझें। मालकिन, आपको अंदाजा नहीं है आपने कितना गलत कदम उठाया है। खानों की इज्जत दांव पर लगा दी आपने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गुल बाबा। मैं दौलतमंद ना सही, लेकिन एक इज्जतदार खानदान से हूं गुल बाबा। इज्जतदार खानदानों के लड़के शरीफों की बहू बेटियों से इस तरह नहीं मिलते। शुक्र करो, शुक्र करो कि तुम अभी तक अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, वरना अब तक तुम्हारी लाश इधर तड़प रही होती। गुल बाबा गन नीचे करें, आप मेरे मेहमान की तौहीन कर रहे हैं। पहली और आखिरी बार माफ कर रहा हूं। अगर दोबारा इधर नजर आया ना तो मैं छोटी मालकिन की बात भी नहीं सुनूंगा। चलो छोटी मालकिन, चलें छोटी मालकिन। इससे पहले कि मेरा सब्र खत्म हो जाए। कुल बाबा मैं मानूर से सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करता हूं। आपको मुझे गोली मारनी हो तो अभी मार दे, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन मैं मानूर के बगैर नहीं रह सकता। पर हाँ, दोबारा मिलने आऊंगा इससे। ठहरो, जाओ।
फिर कभी तो मुझे एहसास होता है कि काश तुम कुछ बोल सकते। तुम्हारी जबान होती तो तुम कोई मशवरा भी नहीं दे सकते हो मुझको। याद है तुम्हें वो वक्त जब तुम बोला करते थे तो तुम्हारी घन गरज से ये हवेली की दीवारें हिल जाया करती थी, कान फट जाते थे लोगों के जब तुम बोला करते थे। लेकिन अब वक्त ने तुम्हारी इस रौनक को खाक में मिला दिया है और अब तुम्हारी जबान तक नहीं मिल सकती। बोलो, कुछ तो बोलो, इन आंखों से बोलो अपनी। जो तुम्हारी बहू है उस लड़की का दावा कर रही है, उस महानूर को मुझसे छीनना चाहती है, लेकिन नहीं, मैं उसको हरगिज़ नहीं दूंगी। तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? तुम्हारा ये जो शैतानी जहन है ये क्या कहता है? बोलो तो सही, कुछ तो बोलो, बताओ मुझे। हाँ, तुम क्यों बोलोगे? तो तुम्हारे लाडले बेटे की बीवी है ना? लेकिन मेरी दुश्मन है मेरी। कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो। क्यों बोलोगे तुम तो दुश्मनों का साथ दोगे। दुश्मन तुम्हारी खिदमत करते हैं या मैं तुम्हारी खिदमत करती हूँ? बोलो मुजफ्फर खान, मैं तुम्हारी खिदमत करती हूँ। मैं डर रहे हो? डरो मत, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं खुद बुरी हो गई हूं, लेकिन कुछ तो बताओ मुझको कि मैं क्या करूं। वकील तो कह रहा है कि अगर मैंने दावा किया तो कानून तो उस कमबख्त औरत के साथ है। मैं क्या करूंगी? बोलो मुजफ्फर खान, कुछ तो बोलो, क्या करूं मैं? नहीं मुजफ्फर, महानूर की शादी से पहले मुझे बहुत सारे हिसाब चुकाने, बहुत सारे हिसाब। कुल बाबा मैं महानूर से सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करता हूं। आपको मुझे गोली मारनी है तो अभी मार दे, लेकिन मैं महानूर के बगैर नहीं रह सकता। और हाँ, दोबारा मिलने आऊंगा इससे। ये नमक हरामी है। तुमने उस लड़के को जिंदा छोड़ दिया और अब मालिकन से छुपा रहे हो। खानों की जानो माल की हिफाजत के साथ उनकी इज्जत की निगरानी भी तुम्हारा फर्ज है, मगर तुम अपना फर्ज भूल रहे हो। याद रखो, अगर खानों की इज्जत पर कोई हर्फ आया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे रहीम गुल। गुल बाबा, सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। मालिकन किधर है? वो तो बड़े खान के साथ है। अच्छा ठीक है।
आ जाइए। जी छोटी मालकिन। आप मुझसे नाराज हैं? मुझे इस बात का एहसास है गुल बाबा कि मेरी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है, इसीलिए आपने मुझसे बात भी नहीं की। आप मुझसे नाराज हैं, इसके बावजूद आपने अम्मा जाने से कुछ नहीं कहा। मैं तो उनके अताब का इंतजार कर रही थी। नहीं, बड़ी मालकिन से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। आपकी सजा का खौफ मेरे पैरों की बेड़ी बन जाता है। मुझे नहीं पता था छोटी मालकिन कि आप भी छोटे खान के रास्ते पर चल पड़ेंगी, और वो रास्ता जिसके अभी जख्म भी नहीं भरे। मैंने कुछ गलत नहीं किया गुल बाबा। सब समझते हैं कि मैं शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारी। यकीनी बात सिर्फ आप जानते हैं कि मैं अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती, न पढ़ सकती, न खा सकती, किसी को अपना दोस्त बना सकती। इस कहदे तन्हाई और घुटन में दिल हवा का झोंका बनकर आए। आप जानते हैं कि अम्मा जानी से सब डरते हैं, लेकिन सिर्फ मुझसे मिलने के लिए उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। बस उसकी यही जुर्रत अच्छी लगी। उसको किसी बात का खौफ नहीं है, ना अम्मा जाने का, ना घाट्स का। लेकिन ये गलत है छोटी मालकिन। वो आबिद खान से आपकी शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में अगर ये बात बाहर निकली तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। मालिकन के गैज़ व गज़ब का मुकाबला तो आपके वालिद भी नहीं कर सके थे। आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक बात अपने दिल से बताइए, क्या मुझे आबिद से शादी करनी चाहिए? ये बड़ी मालिकन का फैसला है, और खानों के खानदान के फैसले बड़ी मालकिन ही करती हैं। उनके फैसले के खिलाफ सोचना भी नहीं चाहिए। तो आबिद की गुलामी कबूल कर लो, अम्मा जान की खुशी के लिए। छोटी मालिकन, इस खानदान की यही रीत है। बेहतर होगा कि आप अदील को मना कर दें कि वो आपसे नहीं मिले, भूल जाएं उसे। अगर ये आतिश फिशा पड़ गया सब जलकर राख हो जाएगा। छोटी मालकिन, मैंने जिंदगी में पहली बार बड़ी मालकिन से नमक हरामी की है और उसको जिंदा वापस जाने दिया। लेकिन दोबारा शायद ऐसा नहीं। और मतलब ये कि चाचा रहीम गुल ने तुझे शहजादी के साथ देखा और जिंदा छोड़ दिया? तो तेरे सामने क्या मेरा भूत खड़ा है? जिंदा हूं तो यहाँ पे हो ना, और एक बार फिर जाऊंगा उससे मिलने। जरूरी नहीं कि हर बार वो तुझे जिंदा छोड़ दे। नहीं दिलावर, अगर उसे कुछ करना होता ना तो पहले कर चुका होता। तो उसने तेरे पे ये रियायत की क्यों?
ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मानूर की मर्जी के खिलाफ वो कुछ कर नहीं सकता। जब उसने बंदूक निकाली थी ना, तो मानूर ने उसे डांट दिया था। अगर उसने बड़ी मालकिन को बता दिया ना, तो तेरा उसका सीन बैड हो जाना। मुझे नहीं लगता वैसा करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मानूर की तरह वो भी आबिद खान से नफरत करता है। उसके चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? होना वो है जो बड़ी मालकिन का फैसला है। कुछ फैसले जमीन पे नहीं, आसमान पे लिखे होते हैं। ओह, तो मतलब आसमान पर तेरा और उसका रिश्ता तय है। तुझे अभी ये सब कुछ मजाक लग रहा है ना, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है। नहीं, अब तो मुझे भी कुछ कुछ समझ आ रहा है। ओए, तुझे एक बात तो बताने भूल गया। वो क्या? वो डीएसपी आरिफ के घर का पता लग गया है। वो कौन है? यार वही जिसका हम उस दिन घर तलाश कर रहे थे, मानूर के पापा का दोस्त। ओह, कहाँ से मिला उसका पता? पुलिस हेड ऑफिस से। तेरा कौन आ गया जानने वाला? आजकल सारे काम हो जाते हैं। आबिद खान, मैंने तुम्हें 10 बार समझाया है कि बीजान की बातों को इतनी अहमियत मत दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बस टाइम पास करो शादी तक। बाबा, अगर दादी की बात को अहमियत नहीं देंगे तो वो फंड कैसे रिलीज करें? और वैसे भी अगर वो मशीनें रिप्लेस करने का कह रही है तो इसमें नुकसान ही क्या है? 20 से 25 लाख तो आप भी तोड़ सकते हैं। बात मशीनों तक रुकेगी नहीं। बीजान आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जरिए फैक्ट्री में अपने पंजे गाड़ रही, और वो दिन दूर नहीं है जब तुम और मैं फैक्ट्री के बाहर होंगे और बीजान फैक्ट्री के अंदर। ऐसा नहीं होगा बाबा, और आप ही ने तो कहा था कि अभी हाथ थोड़ा हल्का रखो। हाँ हेलो, हाँ मैं चेयरमैन साहब के रूम में, तुम इधर ही आ जाओ। और वैसे भी तुम्हें बाबा से मिलना भी था ना। ओके। किसका फोन था? सेक्रेटरी है मेरी। आबिद खान, तुमने सेक्रेटरी रख ली, मुझे बताया तक नहीं। आज ये पॉइंट किया है, और वैसे भी आज उसका पहला दिन है, और आपको सरप्राइज भी तो देना था ना। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। तुम आबिद खान, तुमने मुनज़्ज़ा को अपना सेक्रेटरी रख लिया। मिला ना सरप्राइज आपको? मगर आबिद खान। अंकल, आपको अच्छा नहीं लगा? बैठो बैठो। बात हमारे पसंद करने या ना करने की नहीं है, लेकिन आबिद खान को तुम्हें सेक्रेटरी रखने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। तुम्हारा यूं हमारी फैक्ट्री में काम करना हवेली में पसंद नहीं किया जाएगा। दादी जान का मसला है ना, उनसे मैं बात कर लूंगा। और वैसे भी महानूर से ये पूछ के आइए। लेकिन अंकल, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं कहीं और जॉब कर लूंगी। क्यों कर लोगे कहीं और जॉब, जब अपनी फैक्ट्री मौजूद है? और वैसे भी हर बात दादी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। Anyways, Manasa, welcome to our factory. थैंक यू सर। छोटी मालिकन, छोटी मालिकन। कुल बाबा, आगे मैंने कहा भी था। पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। मानूर को उसकी माँ के पास जाने से रोकने का एक ही तरीका है। तुम रुक क्यों गए? आप मिस मानूर की
शादी कर दें। आपने ही तो बताया था उनका उनके कजन के साथ रिश्ता तय है। मालकिन, आपका काम हो गया। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही में